किया गया ऑफिस मेमोरेंडम है, जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा जारी किया गया है। जैसा कि आप इसके सब्जेक्ट में देख रहे हैं, कॉम्पेंडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग ग्रांट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, यानी कि इस ऑफिस मेमोरेंडम के माध्यम से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले हाउस रेंट अलाउंस के संबंध में दिशा निर्देशों का सारांश जारी किया गया है। इस ऑफिस मेमोरेंडम में बताया गया है कि हाउस रेंट अलाउंस के संबंध में जितनी भी एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, उन सभी को रिव्यू किया गया है। उन सभी दिशा निर्देशों को कंसोलिडेट करके एक मास्टर ओएम जारी किया गया है। यहाँ पर सबसे पहले इस ओएम के कंटेंट्स दिए गए हैं। इसके पॉइंट ए में दिया गया है स्कोप ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि इस ओएम में जारी किए गए दिशा निर्देश किन किन कर्मचारियों के ऊपर लागू होंगे। इसके पॉइंट बी में रिवाइज्ड एंड अपडेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है डेफिनिशंस। दूसरे पॉइंट में दिया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज फॉर द पर्पस ऑफ ग्रांट ऑफ एचआरए एंड रेट्स ऑफ एचआरए, यानी कि एचआरए को ग्रांट करने के पर्पज से शहरों का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से किया जाएगा और उन शहरों में एचआरए को किस रेट से ग्रांट किया जाएगा। इसके तीसरे पॉइंट में दिया गया है एरियाज वेयर एडमिसिबल, यानी कि कौन कौन से एरिया में एचआरए को ग्रांट किया जाएगा। चौथे पॉइंट में दिया गया है एडमिसिबिलिटी ऑफ एचआरए, यानी कि किन कर्मचारियों को एचआरए ग्रांट किया जाएगा और कौन कौन से कर्मचारियों को एचआरए ग्रांट नहीं किया जाएगा। पांचवें पॉइंट में दिया गया है कंडीशन फॉर ड्रावल ऑफ हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि एचआरए को ग्रांट करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस लागू रहेंगी। छठे पॉइंट में दिया गया है रेगुलेशन ऑफ एचआरए इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग परिस्थितियों में, जैसे कि सीसीएल के ड्यूरेशन में या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के ड्यूरेशन में या ऐसी ही दूसरी डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में एचआरए को किस प्रकार से ग्रांट किया जाएगा। सातवें पॉइंट में दिया गया है सर्टिफिकेट्स फॉर ग्रांट ऑफ एचआरए, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सरकारी कर्मचारियों को एचआरए के लिए कौन कौन से सर्टिफिकेट्स जमा कराने होंगे। इसके पॉइंट सी में अपेंडिक्स दिया गया है, जिसमें हाउस रेंट अलाउंस के संबंध में 1965 से लेकर के 2019 तक के उन सभी आदेशों की लिस्ट दी गई है, जिनको इस मास्टर ओएम को जारी करने के बाद निरस्त कर दिया गया है। आइए सबसे पहले इस अपेंडिक्स को ही देख लेते हैं। इस ओएम के अपेंडिक्स में दिया गया है लिस्ट ऑफ एचआरए ऑर्डर्स कंसोलिडेटेड और सुपरसीडेड बाय दिस ओएम, यानी कि एचआरए के संबंध में इस मास्टर ओएम को जारी करने के बाद पुराने जिन ऑर्डर को सुपरसीड किया गया है, यानी कि निरस्त कर दिया गया है, उनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। इस लिस्ट में 27 नवंबर 1965 से लेकर 5 मार्च 2019 तक जारी किए गए 74 ओएम को सुपरसीड करके, यानी कि निरस्त करके एचआरए के संबंध में ये मास्टर ओएम जारी किया गया है। इस ओएम के पॉइंट ए में स्कोप ऑफ एप्लीकेशन दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि इस मास्टर ओएम में जारी किए गए इंस्ट्रक्शंस सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी सिविलियन एम्प्लॉइज के ऊपर लागू हो जाएंगे। इसमें आगे बताया गया है कि ये आदेश डिफेंस सर्विसेज के सिविलियन एम्प्लॉइज के ऊपर भी लागू हो जाएंगे और आर्म्ड फोर्सेज के कर्मचारियों और रेलवे कर्मचारियों के लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे और उन आदेशों को जो संबंधित मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाएगा। इसके नोट में दिया गया है कि ये आदेश कौन से कर्मचारियों के ऊपर लागू नहीं होंगे। इसके पॉइंट ए में दिया गया है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनका अपॉइंटमेंट एडहॉक बेसिस पर हुआ है, और दूसरे पॉइंट में दिया गया है कि ऐसे कर्मचारी जिनको कंटीजेंसी से पेमेंट किया जाता है, जैसे कि कैजुअल एम्प्लॉइज हैं या लेबर के कर्मचारी हैं, ऐसे कर्मचारियों के ऊपर ये आदेश लागू नहीं होंगे। इस ओएम के दूसरे पॉइंट में दिया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज फॉर द पर्पज ऑफ ग्रांट ऑफ एचआरए एंड रेट्स ऑफ एचआरए, यानी कि एचआरए को ग्रांट करने के पर्पज से शहरों का क्लासिफिकेशन और उनमें मिलने वाले एचआरए रेट्स के बारे में दिया गया है। इस पॉइंट में दिया गया है कि सभी शहरों की 3 कैटेगरी बनाई गई हैं, एक्स, वाई और जेड। एक्स कैटेगरी में 50 लाख या इससे ज्यादा की आबादी वाले शहरों को रखा गया है,
वाई कैटेगरी में 5 लाख से 50 लाख तक की आबादी वाले शहरों को रखा गया है और जेड कैटेगरी में 5 लाख से कम आबादी वाले शहरों को रखा गया है। इसमें दिया गया है कि 7th CPC के लागू होने के बाद एक्स कैटेगरी के शहरों में बेसिक पे के 24% के बराबर HRA दिया जाएगा। वाई कैटेगरी के शहरों में बेसिक पे के 16% और जेड कैटेगरी के शहरों में बेसिक पे के 8% के बराबर HRA को दिया जाएगा। इसमें आगे बताया गया है कि जब DA की रेट 25% को क्रॉस कर जाएगी तो एक्स कैटेगरी में बेसिक पे का 27%, वाई कैटेगरी में बेसिक पे का 18% और जेड कैटेगरी में बेसिक पे के 9% के बराबर HRA मिलने लगेगा। जुलाई 2021 में DA 28% हो जाने पर वर्तमान में HRA की जो परसेंटेज है वो 27%, 18% और 9% की रेट से चल रही है। इसी पॉइंट में आगे बताया गया है कि जब DA की रेट 50% को क्रॉस कर जाएगी, यानी कि DA 50% से ज्यादा हो जाएगा, तो उस स्थिति में एक्स कैटेगरी के शहरों में HRA बेसिक पे के 30% के बराबर, वाई कैटेगरी के शहरों में बेसिक पे के 20% के बराबर और जेड कैटेगरी के शहरों में बेसिक पे के 10% के बराबर हो जाएगा। वर्तमान में जो DA की रेट चल रही है वो 38% की है और जनवरी 2023 से 42% DA हो जाने की संभावना है, यानी कि DA के 50% को क्रॉस करने में अभी लगभग 1 साल का समय और लग सकता है। इसके तीसरे पॉइंट में दिया गया है एरियाज वेयर एडमिसिबल, यानी कि HRA किस एरिया में किस प्रकार से ग्रांट किया जाएगा। इसके पहले पॉइंट में बताया गया है कि गवर्नमेंट सर्वेंट को प्लेस ऑफ ड्यूटी के आधार पर HRA ग्रांट किया जाएगा और HRA को ग्रांट करने में इस बात का कोई असर नहीं पड़ेगा कि गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी ड्यूटी के प्लेस पर ही रह रहा है या उसके अलावा किसी दूसरी जगह पर। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का ऑफिस एक्स कैटेगरी के शहर जैसे मान लीजिए दिल्ली में है और वो गवर्नमेंट सर्वेंट किसी वाई कैटेगरी के शहर मान लेते हैं कि गाजियाबाद में या मेरठ में या फरीदाबाद में रह रहा है, तो इस गवर्नमेंट सर्वेंट को उसकी ड्यूटी के प्लेस यानी कि दिल्ली की कैटेगरी जो कि एक्स कैटेगरी है उसके आधार पर HRA को ग्रांट किया जाएगा, न कि उसके प्लेस ऑफ रेजिडेंस जो कि वाई कैटेगरी में है उसके आधार पर। इसका जो चौथा पॉइंट है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इस पॉइंट में दिया गया है कि अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का ऑफिस किसी क्वालिफाइड सिटी से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर स्थित है तो इस स्थिति में उस कर्मचारी को उस क्वालिफाइड सिटी की कैटेगरी के अनुसार HRA को ग्रांट किया जाएगा। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी सरकारी कर्मचारी का ऑफिस यहाँ A पॉइंट पर है और इसके बराबर में ये क्वालिफाइड सिटी है, मान लेते हैं दिल्ली यहाँ पर है और ये दिल्ली की बाउंड्री है और दिल्ली की बाउंड्री से 8 किलोमीटर के कम डिस्टेंस पर यह शहर है जहाँ पर इस सरकारी कर्मचारी का ऑफिस है। तो ऐसी स्थिति में इस कर्मचारी को दिल्ली की एक्स कैटेगरी के अनुसार HRA को ग्रांट किया जाएगा, भले ही उसका ऑफिस किसी वाई कैटेगरी या जेड कैटेगरी के शहर में स्थित है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसी स्थिति में HRA का बेनिफिट लेने के लिए सरकारी कर्मचारी को एक सर्टिफिकेट जमा कराना होगा जिसका फॉर्मेट एनेक्सर 1 में दिया गया है। इस सर्टिफिकेट को उस एरिया के कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर द्वारा जारी किया जाएगा जिस एरिया में इस सरकारी कर्मचारी का कार्यालय स्थित है और यह सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। आइए अब एनेक्सर 1 में इस सर्टिफिकेट के फॉर्मेट को देख लेते हैं। ये आपके सामने एनेक्सर 1 में दिए गए सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। इसमें यहाँ पर पॉइंट 4 में उस कर्मचारी को अपनी ड्यूटी के प्लेस को भरना होगा जो उसके पास की क्वालिफाइड सिटी से 8 किलोमीटर से कम डिस्टेंस पर स्थित है और यहाँ पर उस क्वालिफाइड सिटी का नाम लिखा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि किसी कर्मचारी का ऑफिस गाजियाबाद में है और उसके पास की जो क्वालिफाइड सिटी है वो दिल्ली है, तो पॉइंट 4 में यहाँ पर गाजियाबाद को भरा जाएगा और इसके आगे जो 8 किलोमीटर से कम डिस्टेंस की सिटी दी गई है यहाँ पर दिल्ली भरा जाएगा और इस सर्टिफिकेट को उस एरिया के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर से सर्टिफाई करा के अपने ऑफिस में जमा कराना होगा। इसी के साथ यहाँ पर एनेक्सर 2 दिया गया है सर्टिफिकेट टू बी फर्निश्ड बाय ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स, यानी कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जिन्हें HRA मिल रहा है उन सभी कर्मचारियों को ये सर्टिफिकेट यहाँ पर साइन करके अपने ऑफिस में जमा कराना होगा। इस OM के पॉइंट 6 में दिया गया है रेगुलेशन ऑफ HRA इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस,
यानी कि विभिन्न परिस्थितियों में एचआरए को किस प्रकार से ग्रांट किया जाएगा। इसके पहले पॉइंट में दिया गया है ड्यूरिंग लीव, यानी कि किसी प्रकार की लीव के ड्यूरेशन में एचआरए को किस प्रकार से ग्रांट किया जाएगा। इस पॉइंट में दिया गया है कि सरकारी कर्मचारियों को लीव के ड्यूरेशन में उसी रेट से एचआरए ग्रांट किया जाएगा जिस रेट से लीव पर जाने से पहले उन कर्मचारियों को एचआरए मिल रहा था। लीव के ड्यूरेशन में एचआरए को ग्रांट करने के लिए सीसीएस लीव रूल्स के अकॉर्डिंग सभी प्रकार की लीव्स को अलाउ किया गया है, जिसमें चाइल्ड केयर लीव और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव भी शामिल हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि लीव के ड्यूरेशन में मैक्सिमम 180 दिन के लिए ही एचआरए को ग्रांट किया जाएगा, और अगर किसी कर्मचारी की लीव 180 दिन से ज्यादा की है तो उस स्थिति में लीव के पहले 180 दिन के लिए एचआरए को ग्रांट किया जाएगा। इसी पॉइंट में आगे बताया गया है कि रिटायरमेंट की प्रिपरेशन के लिए जो लीव ली जाती है, लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, उस ड्यूरेशन में भी एचआरए को ग्रांट किया जाएगा, और इसके लिए उस कर्मचारी को एक सर्टिफिकेट जमा कराना होगा कि उस कर्मचारी की जो फैमिली है वो अभी अपने पुरानी जगह पर ही रह रही है। इसी पॉइंट में आगे बताया गया है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी को मेडिकल ग्राउंड पर या किसी दूसरे ग्राउंड पर लीव सैंक्शन की गई है और वो कर्मचारी लीव के बाद अपनी ड्यूटी को ज्वाइन नहीं करता है और अपनी सर्विस से रिजाइन कर देता है, तो ऐसी स्थिति में वो कर्मचारी इस लीव के ड्यूरेशन में एचआरए के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा, और इस कर्मचारी को लीव के ड्यूरेशन में जितना भी एचआरए का पेमेंट दिया गया होगा उस सारे अमाउंट को रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करने से पहले रिकवर कर लिया जाएगा। इसी पॉइंट में आगे दिया गया है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी को टीबी या कैंसर या ऐसी ही किसी दूसरी बीमारी के कारण मेडिकल ग्राउंड पर लीव ग्रांट की गई है, तो ऐसी स्थिति में एचआरए को ग्रांट करने की 180 दिन की लिमिट को एक्सटेंड करके 8 महीने कर दिया जाएगा। और अगर किसी परिस्थिति में उस सरकारी कर्मचारी को 8 महीने से ज्यादा समय के लिए लीव की जरूरत है, तो उस स्थिति में कंट्रोलिंग अथॉरिटी 8 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए एचआरए को ग्रांट कर सकती है। ये जो मास्टर ओएम इशू किया गया है, इसमें एचआरए से संबंधित सभी दिशा निर्देशों को कंसोलिडेट करके एक ही ओएम में इकट्ठा किया गया है, जिसके कारण से ये ओएम काफी लंबा हो गया है। लगभग 20 पेज का ये ओएम है, और इस पूरे ओएम को एक ही वीडियो में डिस्कस करने पर ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, जिस कारण से इस वीडियो में एचआरए से संबंधित मेन पॉइंट्स को ही कवर किया गया है। इस ओएम को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप इसे डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इस ओएम के दूसरे पॉइंट्स पर भी डिस्कशन की जरूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उन पॉइंट्स को कवर करके एक वीडियो बनाने का प्रयास जरूर किया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक और लाभदायक जानकारी के साथ। नमस्कार।